जब हम बच्चे थे तो गांव में बात फैली कि इलाके में आजकल एक चुड़ैल आई है जो रात को गांव से बाहर आकर ऊंची आवाज में चीखती है। इतना डर फैला कि लोग दिन ढलते ही घरों में बंद होने लगे थे। एक बार हम भी रात को अपने आंगन में बैठे थे कि दूर किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई महिला दूर वाले रास्ते में चिल्लाती हुई जा रही है। महिलाएं ऐसी आवाज में तभी रोती थीं जब किसी का निधन होता था। ये आवाजें सुनते ही पूरा परिवार कमरे के अंदर चला गया था। 1-2 हफ्ते तक हमने रोज रात को ऐसी आवाजें सुनी। फिर अचानक आवाजों का आना बंद हो गया और फिर कुछ महीनों में सभी इस बात को भूल गए। इस बीच मैं अपने पिता से लकड़ी का काम सीखने लगा। पिताजी इलाके के माने हुए लकड़ी के मिस्त्री कारपेंटर थे। एक दिन किसी के घर में छत का काम करते हुए पिताजी गिरे और कुछ दिनों बाद चोटों के कारण चल बसे। उनके जाने के बाद बड़ा बेटा होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आन पड़ी। लकड़ी का काम तो मैंने सीख लिया था, मगर जान पहचान इतनी नहीं थी कि काम मिल जाए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे मिस्त्री का सहायक बन जाऊं जिसकी पहले से पहचान हो और जिसके पास काम भी हो। काफी हाथ पैर मारने के बाद ननिहाल के गांव के एक मिस्त्री ने मुझे अपने साथ रख लिया। तो मैं अपने नए उस्ताद के साथ काम पर जाता और वो जो कुछ पैसे देता उससे मेरा घर चलता। हम दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि कई सालों तक हम साथ काम करते रहे। लंबा अरसा बीत गया। एक बार उस्ताद मुझे अपने साथ कांगड़ा के एक गांव की ओर ले गए जहां एक बड़ी सी कोठी की मरम्मत करनी थी। ये काफी पुरानी कोठी थी जहां लीलावती काल्पनिक नाम की एक अकेली बुढ़िया रहती थी। उस कोठी में अनाज रखने के लिए कई सारे बड़े बक्से बने हुए थे। ऊपर की मंजिल से अनाज डाला जाता और जरूरत होने पर नीचे से तख्ती हटाकर निकाल लिया जाता। इससे अंदाजा होता था कि महिला की काफी जमीन होगी जिससे आया अनाज यहाँ रखा जाता था। इससे अंदाजा लगा कि काफी संपन्न थी वो बूढ़ी महिला। खैर, मैं और उस्ताद दिन भर काम करते और रात को आंगन के बाहर लगाए तंबू में सो जाते। वहीं हम चूल्हा जलाकर खाना बनाते थे। कभी कभार बूढ़ी महिला रोटी या सब्जी दे दिया करती थी। स्वभाव की अच्छी थी, मगर उसकी एक बात अजीब थी कि वो हमेशा घूंघट निकाले रहती थी। हम कभी सका चेहरा नहीं देखा, दिखे तो बस उसके हाथ जिन पर कुछ चोट के पुराने मगर गहरे निशान। एक दिन हमारा कोई औजार खराब हुआ तो नया लाने के लिए उस्ताद नजदीकी बाजार चला गया। मैं अकेला काम करता रहा। शाम को वृद्ध महिला मेरे पास आकर बैठ गई। बातचीत होने लगी। इसी बीच उसने मेरे बारे में पूछा कि कहाँ से हूँ। मैंने जब अपने गांव का नाम बताया तो अचानक बूढ़ी महिला चुप हो गई। उसने भीम सिंह नाम के शख्स के बारे में पूछा कि क्या मैं उसे जानता हूँ। मैंने बताया कि हाँ, बगल के गांव में उसकी दुकान है। बस इतनी सी बात हुई और बूढ़ी मुझे चाय देकर चली गई। कुछ दिनों में उस कोठी में काम खत्म हो गया। बूढ़ी महिला ने उस्ताद को मेहनताना पकड़ाया और मुझे एक कपड़े की झोली पकड़ाते हुए कहा कि घर जाऊं तो बगल के गांव के भीम सिंह को ये पकड़ा दूं। बुढ़िया ने कहा कि भीम सिंह उसका रिश्तेदार है और ये उसी का सामान है। मैंने झोली अपने सामान के साथ रखी और पैदल चल दिया। वहां से अपने गांव तक पहुंचने में 2 दिन का समय लगता था। पहले दिन मैं उस्ताद के घर पर ही रुका और फिर अगली सुबह चलकर शाम तक अपने घर पहुंच गया। अगली सुबह मैं उठा और नाश्ता करके झोली उठाई और बगल वाले गांव में भीम सिंह की दुकान पर पहुंच गया। काफी बूढ़े हो गए। भीम सिंह से मैंने हालचाल पूछे और फिर झोली उसकी ओर बढ़ाई और बताया कि फलां गांव में बड़ी सी कोठी में रहने वाली बुढ़िया लीलावती, जो आपकी रिश्तेदार है, उसने ये दिया है। भीम सिंह ने कहा कि वो ऐसी किसी बुढ़िया को नहीं जानता है। उसने पूछा कि क्या सामान है। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, इस झोली के अंदर है। भीम सिंह ने झोली मांगी तो मैंने इनकार किया कि जब वो आपकी रिश्तेदार ही नहीं है तो आपको सामान क्यों चाहिए। गुस्से में मुझे भीम सिंह ने अपनी दुकान से जाने के लिए कह दिया। मैं भी गुस्से में चलकर अपने घर आ गया। मेरे सामने अजीब समस्या उठ खड़ी हुई। अगर ये उस भीम मिन्ह का सामान नहीं है तो बुढ़िया ने किस भीम सिंह का सामान गलती से मुझे थमा दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना झोला खोलकर देख ही लूं कि अंदर क्या है। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर फिर खोलकर देख ही लिया। मैंने देखा कि झोले के अंदर एक लाल रंग की घघरी थी जो आधी जली हुई थी। ये देखकर मैं डर गया। मैंने घघरी को फिर से झोली में डाला और एक और रख दिया। मैंने तय किया कि अब तो जरूर फिर से बुढ़िया के यहाँ जाकर पता करना पड़ेगा कि मामला क्या है। मैंने पत्नी को कहा कि सुबह जल्दी उठकर रोटियां बांध देना, मगर कुछ देर बाद पत्नी रोने लगी और मुझ पर आरोप लगाने लगी कि मैं किसी और महिला के चक्कर में पड़ा हूँ और उससे ही मिलने जा रहा हूँ।
मैंने उसे बकवास बंद करने को कहा तो उसने मुझसे पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर उधर झोली में घघरी किसके लिए रखी है। मैंने उसे बताया कि ये मेरी नहीं है, भीम सिंह के लिए किसी ने भेजी है। मगर इससे पहले कि मैं बात पूरी करता उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और खूब झगड़ा किया। मैंने भी गुस्से में भला बुरा कहा और भूखा सो गया। अगली सुबह के पहर में नींद खुली। पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा कि पानी लाने बावड़ी की ओर गई होगी। मैंने रात की बनी कुछ रोटियां खाईं और कुछ कपड़े में बांध ली और बच्चों से कहा कि माँ आए तो बता देना कि 4-5 दिन में आ जाऊंगा। मैं पहले उस्ताद के यहाँ पहुंचा। उन्हें बताया कि मामला क्या है। बुढ़िया ने जो सामान दिया था उसे लेने से भीम सिंह ने इनकार कर दिया और सामान देखा तो जली हुई घघरी थी। ये सुनकर उस्ताद भी हैरान हुआ और वो भी मेरे साथ अगली सुबह बुढ़िया के गांव की ओर चल दिया। जब हम शाम को महिला की कोठी के पास पहुंचे तो देखा कि वो जल चुकी थी। कुछ दीवारें बची थीं और बाकी जली हुई लकड़ियां और नीचे राख। आसपास के लोगों से पता चला कि 2 दिन पहले शाम को इस कोठी में आग लग गई और बुढ़िया अंदर ही जल मरी। हम हैरान परेशान होकर कुछ देर वहीं रुके और रात को ही वापस चलने लगे। बीच में एक मंदिर की सराय में रात काटी। फिर अगली सुबह चले तो शाम तक उस्ताद के यहाँ पहुंचा। उस्ताद ने रुककर रात उसके ही घर में काटने को कहा, मगर मैंने कहा कि मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, चांदनी रात है और दिक्कत नहीं है। अगली सुबह गांव पहुंचा तो नई ही कहानी पता चली। मेरे घर में मातम पसरा हुआ था। पता चला कि जिस दिन मैं घर से निकला था उसके 1 दिन बाद उसकी लाश घर के पास खाई में मिली थी। पहले लोगों को शक हुआ था कि मैंने उसकी हत्या कर दी थी और फिर भाग गया था। पड़ोसियों ने उस रात हुए हमारे झगड़े की भी आवाजें सुनी थीं। मैं अपनी पत्नी की मौत का शोक भी नहीं मना पा रहा था। मैंने समझाने की कोशिश की कि अगर हत्या की होती तो वापस क्यों आता। हालांकि गांव के कुछ समझदार लोगों ने मेरा बचाव किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वे मानते थे कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या की है झगड़े के कारण। मेरी पत्नी के मायके वाले आकर मुझे पीट गए। वे जानते थे कि मैंने हत्या नहीं की, मगर गुस्से में अपनी बहन के खुदकुशी करने के लिए भी उन्होंने मुझे ही जिम्मेदार समझा। उसके मायके वाले बच्चों को भी साथ ले गए। इधर मैं गम में डूब गया कि आखिर क्यों घर छोड़कर गया था, वो भी फालतू के काम के लिए। मैं भारी तनाव में रहने लगा और शराब में डूब गया। पत्नी की मौत का जिम्मेदार मैं ही था। क्यों किया था झगड़ा? अवसाद के कारण काम छूट चुका था और मरने की कगार पर पहुंच चुका था। इसके बाद मेरे साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। मैं घर पर अकेला हो गया था। रात को कोई दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने सुना था कि रात को किसी के खटखटाने पर जवाब मत दो। 2 बार कोई खटखटाता और फिर खामोशी। एक रात किसी के रोने की आवाज से नींद खुली। ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी घर के बाहर रोते हुए मुझे पुकार रही है। मैंने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। एक दिन मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मेरी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देख रही है। मैं सन्न था। मुझे देखते ही देखते वो दरवाजे से बाहर निकली और धीमे कदमों में चली गई। मैं डर के मारे बिस्तर में दुबका रहा। सुबह होते ही मैं उस झोली को लेकर भीम सिंह की दुकान पर पहुंच गया। मैं नशे में था और मैंने भीम सिंह का गिरेबान पकड़ लिया। भीम सिंह मुझसे कई साल बड़ा था, मगर मुझे उम्र का भी लिहाज नहीं रहा। मैंने उसे पीटते हुए कहा, सच बता कि उस महिला से तेरा क्या रिश्ता है? पहले वो ना नुक्कर करता था, मगर मैंने जब उसे पीटा तो वो सच बताने को राजी हो गया। उसने बताया, लीलावती नाम की महिला ने ये सामान भेजा है। वह इसी गांव में ब्याही गई थी, मगर शादी के कुछ महीनों में ही उसके पति का बीमारी से इंतकाल हो गया था। फिर कुछ ही समय में उसके सास ससुर भी चल बसे। वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी और घर पर अकेली होने के कारण पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। इस बीच गांव में अचानक कुछ लोगों की मौत हो गई। शायद हैजा फैला था, क्योंकि लोग एक साथ बीमार हुए थे। सभी ने गांव में छाई मनहूसियत का ठीकरा उस महिला पर फोड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि ये डायन है, पहले अपने परिवार को खा गई और अब गांव वालों को खा रही है। एक दिन गुस्से में गांव वालों ने उसे मारने की योजना बनाई। उसे पकड़ा और बेतहाशा पीटा और गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। उसकी लाश जलाने की जिम्मेदारी मुझे और गांव के कुछ और युवकों को दी गई थी। इतना बताकर भीम सिंह रोने लग गया।